Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नेम है रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को इंतहाई आसान अल्फाज में, ताकि आप लोगों के लिए इस यूनिट को समझना इंतहाई ईजी हो जाए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन को। इस यूनिट के कंटेंट के लिए हम एक्नॉलेज करते हैं सर शिराज खान सर को। इस यूनिट में मेनली 3 पोर्शन हैं। पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास है रेट, सेकंड हमारे पास है रेशो और थर्ड हमारे पास है प्रोपोर्शन। तो इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे रेट और रेशो को, और इस यूनिट के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है प्रोपोर्शन और डिफरेंशिएशन एमंग रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन को, और उसके इनके एग्जाम्पल भी वहां पे हमने एक्सप्लेन किए हैं। अब अगर हम रेट की बात करें तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं कि रेट किसे कहते हैं। कि अगर मैं ये चाहूँ कि ये एक ड्रिप है 1000 ml का है, 1 लीटर का या 1000 ml का एक ड्रिप है, और वो 5 घंटों में ख़त्म होना चाहिए, तो फिर मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि ये 1000 ml का जो ड्रिप है, ये ml का जो ड्रिप है, ये 5 आवर्स में ख़त्म होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम रेट। कि जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ को या डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं, जब क्वांटिटीज़ डिफरेंट होगी तो उनके कंपैरिजन को हम कहते हैं रेट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक चैप्टर दिन में याद करते हो, 5 दिनों में आप 5 चैप्टर याद करते हो, या 5 दिनों में आप 10 चैप्टर याद करते हो, तो 10 चैप्टर डिवाइड बाय 5 डेज, इसको कहते हैं रेट। कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें और दो क्वांटिटी डिफरेंट हो, तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कहते हैं रेट। अगर हम कहें कि एक साल में इस हॉस्पिटल में कितने लोग मरते हैं, तो नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय 1 ईयर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका डेथ रेट, कि यहाँ पे साल में इतने लोग मरते हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन, जब हमारे पास क्वांटिटी डिफरेंट हो, तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कहते हैं रेट। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अ रेट इज अ रेशो इन विच द यूनिट ऑफ 2 क्वांटिटीज बीइंग कंपेयर्ड आर डिफरेंट। In fact, many of the ratio we have seen already are rate. For example, when we computed our hourly pay, we were actually finding a rate because we compared dollar to hour work. देखो, हमारे यहाँ जो नर्सिस की सैलरी है वो तो पर मंथ है। अगर मैं कहूँ कि पर मंथ या 30 दिनों में मेरी सैलरी कितनी बनती है, 1 लाख बनती है, 1,50,000 बनती है, तो सैलरी डिवाइड बाय टाइम, तो इसको हम कहते हैं रेट। बाहर मुल्क अगर आप जाते हो यूरोप वगैरह कंट्रीज में, तो वहाँ पे आपकी सैलरी या आपका वर्क जो है उसके लिए आपको जो पेमेंट मिलती है वो पर हार आपको मिलती है, हर घंटे के हिसाब से आपको मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क या पे को हम कंपेयर करते हैं टाइम के साथ, कि 1 घंटे में मेरी जो है ना तनख्वाह कितनी है या मुझे कितनी पेमेंट मिलती है, तो इस तरह के हम उस कंपैरिजन को रेट कहते हैं। यहाँ पे और एग्जांपल इन्होंने दिए हैं कि माइल्स पर गैलन। गैलन मतलब ये 1 लीटर का जो है यूनिट है पेट्रोल के हिसाब से। अगर आप कहते हो कि मेरी गाड़ी जो है वो 1 जो है लीटर पेट्रोल पे 10 किलोमीटर जाती है, तो अब फासला डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास फ्यूल है, तो इसको हम कहते हैं रेट। इसके बाद हमारे पास रोटेशंस पर मिनट, अगर कोई आपकी जो है क्या है पेंडुलम वगैरह जो भी चीज़ है वो नंबर ऑफ रोटेशन पर टाइम कितना लेती है। इसके बाद किलोमीटर्स पर हार, आपकी गाड़ी जो फासला तय करती है तो टाइम के हिसाब से वो कितना फासला तय कर रही है, तो इस तरह के कंपैरिजन को हम रेट कहते हैं। और नर्सिंग के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम कहते हैं कि एक पेशेंट को 1 घंटे में 200 ml का फ्लूइड जाना चाहिए, तो हम फिर उसको डेल फ्लो के हिसाब से 200 ml पर हार फिट कर लेते हैं, तो उसके बॉडी में फिर 1 घंटे में 200 ml का फ्लूइड किनोले के जरिए जाता है। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम रेट कहते हैं। यहाँ पे मजीद जो है एक्सप्लेनेशन है रेट की कि डू यू सी अ पैटर्न विद ऑल ऑफ दीज रेट, they all have one word in common, the word per. This word, which is often ignored, mean for each or for everyone in this context. क्या है कि अगर एक चीज स्टेटमेंट लिखी है और उसमें ये पर का वर्ड यूज हुआ है, तो आप समझ ले कि ये रेट की बात हो रही है। जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में एग्जाम्पल गुजर चुके हैं कि किलोमीटर पर हार, सही है, पेमेंट पर हार। अगर हम कह देते हैं नंबर ऑफ चैप्टर पर डेज, तो जब हमारे पास किसी स्टेटमेंट में PER का वर्ड यूज हुआ है तो आप समझ ले कि यहां पे रेट की बात हो रही है। इफ यू सी द वर्ड पर between 2 units, there a good chance you are dealing with a rate. In fact, most of the rate we see in our everyday life are particularly टाइप ऑफ रेट। तो हमारे पास क्या है कि हम डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स देखते हैं। कुछ किलोमीटर के हिसाब से होता है, टाइम और किलोमीटर के, कुछ नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम करते हैं, सही है, कुछ नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से करते हैं, सही है। तो ये क्या है कि ये रेट है। 2 यूनिट की कंपैरिजन स्टेटमेंट में अगर आप लिखो तो आपने PER पर लिखा है, सही है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन और भी आएगी कि हमारे पास रेट के डिफरेंट टाइप्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। एक है हमारे पास यूनिट रेट। तो यूनिट रेट हम मोस्टली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्या मतलब, अगर मैं आपको कहूं कि 1 दर्जन केले की कीमत 120 रुपए है, डायरेक्ट आपके जहन में बात आएगी कि तो ये तो 1 केले की कीमत फिर कितनी हुई, 10 रुपए हुई। तो जब आप रेट में डिनोमिनेटर को 1 लेते हैं तो इसको हम कहते हैं यूनिट रेट। अक्सर हम इस तरह करते हैं ना कि फलां मजदूर मुझसे 5 दिनों का 5000 लेगा, तो इसके 1 दिन के कितने बनते हैं। तो जब आप 1 दिन के लिए अंदाज़ा लगाते हो या 1 दिन के लिए कैलकुलेशन करते हो, तो इस तरह के रेट को फिर हम कहते हैं यूनिट रेट। और ये आप लोग MCQs के लिए याद रख ले। A unit rate is a rate expressed so that the denominator of corresponding ratio is 1. अब कुछ स्टूडेंट में के ज़हन में शायद डिनोमिनेटर उनको पता ना हो, फिर जब हम रेट को इस तरह लिखते हैं तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास हुआ, ये न्यूमरेटर हमारे पास हुआ। तो जब भी किसी भी रेट में डिनोमिनेटर 1 हो तो उस तरह के रेट को हम यूनिट रेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे भी दिया कि अगर हम कहें कि 500 ml 1 घंटे में जाना चाहिए, तो 1 घंटे में जो जाना चाहिए, इस वजह से हम इसको यूनिट रेट कहेंगे। Recall that denominator is the bottom number of रेशो व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन फॉर्म, मैंने आपको बता दिया भी। थिंक अबाउट द माइल्स पर गैलन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हेयर दिस कार गेट्स 30 miles per gallon, we know that for every 30 mile driven the car use 1 gallon of gas। सही है। अगर आपको कोई कहे कि ये गाड़ी है 30 माइल्स जाती है 1 गैलन ऑफ तेल को यूज करके या 1 लीटर ऑफ पेट्रोल को यूज करके, तो ऊपर हमारे पास क्या होगा, इसका डिस्टेंस जो माइल्स में है, सही है, तो वो क्या होगा 30 माइल्स, और डिवाइड कितना
कितना पेट्रोल या फ्यूल ले रही हैं 1 गैलन, तो डिनोमिनेटर हमारे पास 1 हुआ ना। तो जब डिनोमिनेटर आपके पास 1 होता है किसी भी रेट में, तो उस तरह के रेट को हम कहते हैं यूनिट रेट। The number 1 is implicit in the way we express most rate. Even if we are given a rate that is not a unit rate, we can convert it into a unit rate using proportion. सही है। देखो जिस तरह मैंने आपको बनाना की एग्जाम्पल दी, तो आपको एग्जाम्पल दिया गया होगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपके पास जो है 1 डजन आप बनाना वो 20 रुपीस के आपके पास आ गए, पाकिस्तानी रुपीस के 20 रुपीस के आपके पास एक दर्जन के 120 रुपीस के एक दर्जन के बनाना आ गए। अब आप इसको यूनिट रेट में कन्वर्ट करो, तो 1 दर्जन में कितने बनानाज होते हैं 12, तो आप 120 को 12 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा कि 10 रुपीस का एक बनाना आता है, तो इसको कहते हैं यूनिट रेट। तो जब आपको ये आगे भी आएंगे कि जब आपको अगर उन्होंने कोई रेट दिया है और कहें कि आप इसको यूनिट रेट में कन्वर्ट करें, तो आपका डिनोमिनेटर अगर इसकी जो है क्या होती है कैलकुलेशन होती है और इसकी सॉल्यूशन होती है और डिनोमिनेटर एक में आ सकता है, तो आपने इसको यूनिट रेट में कन्वर्ट करना होगा। और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं कि अगर हम कहें कि एक लेबर या मजदूर वो हमसे 5 दिनों का 10,000 देगा, तो इसको फिर आप यूनिट रेट में कन्वर्ट करो, 10,000 को 5 पे डिवाइड करो, आपके पास 2,000 आ जाएगा, तो एक दिन के लिए वो आपको से 2,000 लेगा। तो इस तरह के रेट को फिर हम यूनिट रेट कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी किया है कि which of the following are unit rates, for those that are not, convert them to unit rate। देखो अगर आपको इस शक्ल में कोई रेट दिया है तो ये तो अंडरस्टूड बात है, ये तो यूनिट रेट है। लेकिन अगर आपको इस शक्ल में रेट उन्होंने दिया है तो इसको फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने यूनिट रेट में कन्वर्ट करना है। और इसमें आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 7 फीट ये क्या है, ये 2 सेकेंड्स में है, तो हमारे पास 1 सेकेंड में कितने फीट्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम यहां पे लेकर आते हैं, तो 7 के साथ 1 आ जाएगा और x के साथ हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको हम 2 पे डिवाइड करें, इसको हम 2 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पे x रह जाता है। 7 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका पास रिजल्ट आएगा, कितना आएगा रिजल्ट आपके पास 3.5। तो 3.5 फीट इन 1 सेकेंड। और वैसे भी आप इसको देख के भी कर सकते हो कि अगर 7 फीट जो है वो 2 सेकेंड में है, तो 7 को 2 पे डिवाइड करो तो 3.5 फीट जो है वो कितने सेकेंड्स में, वो 1 सेकेंड्स में है। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी रेट यूनिट रेट में नहीं दिया गया तो आप उसको यूनिट रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्जन का तरीका नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है और अभी मैंने आप लोगों को बता भी दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर 7 फीट 2 सेकेंड्स के बराबर हैं या 2 सेकेंड में हम 7 फीट तय करते हैं, तो 1 सेकेंड में कितने फीट तय करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाता है x। तो इसकी फिर हम क्या करते हैं, इसकी फिर हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर x के साथ हमारे पास आ जाता है 2 और 7 के साथ हमारे पास आ जाता है 1, क्योंकि ये 1 सेकेंड 7 के पास गया। अब इसको फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 7 1s are 7, 7 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास 3.5 आता है और ये 2 तो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो x आ जाएगा 3.5। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर 2 सेकेंड में 7 फीट जो है एक फासला तय करता है, तो वही आपके पास 1 सेकेंड में 3.5 जो है वो फीट आपके पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट किया इस रेट को किस में, यूनिट रेट में हमने कन्वर्ट किया, 3.5 फीट पर 1 सेकेंड। तो आप लोग
पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर आप लोगों ने कन्वर्जन करनी होगी। इसके बाद इन्होंने आपको और भी एग्जाम्पल दिए हैं कि बाई मार्ट सेल 11.7 ounce ऑफ दिस शैम्पू फॉर $5.39। अगर ये 11.7 ounce जो आपके शैम्पू की मिकदार है, अगर उसको ये $5.39 पे बेचता है तो पर आउंस ये कितने पैसे ले रहे हैं? तो 5.39 को आप डिवाइड करोगे 11.7 तो आपके पास जो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये पर आउंस, 1 ounce ये क्या कर रहा है, ये कीमत ले रहा है शैम्पू की। तो ये आपके पास कन्वर्ट किस चीज में हुआ? यूनिट रेट में कन्वर्ट हुआ। इस तरह और भी आपके पास ये दूसरा एग्जाम्पल भी है। तो क्या है कि आप लोगों ने यूनिट रेट में कन्वर्जन सीखनी होगी और इस पे आप लोगों के पास एमसीक्यूज भी आएंगे। इसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट पे आ जाते हैं, रेशो, जो कि सेकंड मेन जो है क्या है टॉपिक है इस यूनिट का। तो रेशो क्या है? ह्यूमन फाइंड इट यूजफुल टू कंपेयर क्वांटिटीज गिवन टू क्वांटिटीज we might want to compare them by using word like larger, smaller, much less than, much more than and so on। देखो, जब दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं लेकिन वो क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इस तरह के कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ना और हम सुनते भी हैं कि नर्सिंग स्टाफ कम है मरीजों के लिहाज से, तो हम कहते हैं पेशेंट टू नर्स रेशो या नर्स टू पेशेंट रेशो। तो नर्स टू पेशेंट रेशो कम है, नर्स कम है और पेशेंट ज्यादा है, सही है। तो ये क्या है? इसको रेशो कहते हैं। हाँ, रेशो में भी हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब अगर नर्स की बात करें ह्यूमन है, अगर पेशेंट की बात करें ह्यूमन है, तो जब दो सेम चीजों को हम कंपेयर करते हैं तो उसको रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि डॉक्टर टू नर्स रेशो, फिर हम कहते हैं किसी भी वार्ड के लिए 2 या 3 डॉक्टर्स काम कर सकते हैं लेकिन नर्सिस ज्यादा चाहिए। तो जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेकिन उनका यूनिट सेम हो तो इस तरह के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। These type of comparison provide some qualities information about how two quantities can be related. Ratio give us more precise way to compare two quantity. मतलब अगर मैं आपको कहूं, अब इसमें एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का कहा है। अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंसेप्ट आप लोग क्लियर करें। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इसमें इसलिए आती है, अगर मैं आपको कहूं कि पंजाब के 2 नर्सिस वो काम अच्छा करती हैं एज कंपेयर टू केपीके के 3 नर्सिस, या मैं आपको कहूं कि केपीके के 2 नर्सिस का काम बराबर है पंजाब के 3 नर्सिस का, मिसाल के तौर पे। तो अब ये रेशो तो मुझे बता रही है कि यहाँ पे जितना काम 2 नर्सिस करती हैं वहां पे उतना काम के लिए 3 नर्सिस की जरूरत है, 2:3। लेकिन क्वालिटी भी फिर आपको बताती है कि केपीके के नर्सिस कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए तो वो 2 चाहिए वो उस काम के लिए जिस काम के लिए पंजाब के 3 नर्सिस चाहिए, या पंजाब के 2 नर्सिस चाहिए, कॉम्पिटेंट वो हैं एज कंपेयर टू केपीके। तो रेशो जो है हमें क्वांटिटी तो देगी लेकिन उसके साथ वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करती हैं। तो रेशो के लिए ये बात फिर आप अपने जहन में रख दे एमसीक्यूज के लिए। और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि रेशो को हम डिफरेंट तरीकों के साथ क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते। फॉर एग्जांपल वर्बल नोटेशन, तो वर्बल नोटेशन में A:A:B मतलब A:2:3, इस तरह हम कहते हैं, या 2:3 रेशो। जिस तरह हम कहते हैं ना नर्स टू पेशेंट रेशो, डॉक्टर टू नर्स रेशो। तो जब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में या वर्बल नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 वैल्यूज के दरमियान हमने 2 लिखना होगा। इसके बाद अगर हम कोलोन के उसमें लिखे तो ये जो हमारे पास 2 डॉट्स होते हैं तो ये क्या है? ये हमारे पास रेशो की निशानदेही है। अगर 2 डबल कोलोन नोटेशन
3, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेशो की बात हो रही है। अगर हम वर्बल नोटेशन करें तो उसमें 2 लिखना होगा, कॉलन के फॉर्म में लिखे तो उसको A कॉलन B, मतलब ये दोनों के दरमियान रेशो की बात है। अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो 2/3, तो ये भी हमारे पास क्या है? रेशो है। सही है, लेकिन रेशो में दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम होने चाहिए और रेट में डिफरेंट होते हैं। सही है, और आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पता भी चल जाएगा कि ये रेट की बात हो रही है या रेशो की बात हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज वाला स्लाइड आ गया है कि जिस तरह हम रेट में लिखते थे यूनिट रेट को, मतलब जितना भी रेट होता था हम उसको सिंप्लीफाई करते थे यूनिट रेट में, तो यहाँ पे लोवेस्ट टर्म एंड इक्विवेलेंट रेशो भी होते हैं कि अ रेशो इज इन लोवेस्ट टर्म इफ इट्स फ्रैक्शनल फॉर्म हैज बीन फुली रिड्यूस्ड। अगर एक रेशो है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 4 नर्सेज बाई 2 डॉक्टर्स, एक वार्ड में अगर 2 डॉक्टर्स हैं तो उस वार्ड के लिए 4 नर्सेज की ज़रूरत है। तो फिर इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों होल नंबर हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हम कहेंगे 2:1। एक 2 नर्सिस के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए किसी वार्ड में, तो इसको कहते हैं लोवेस्ट टर्म, या लोवेस्ट टर्म आप इसको कहते हैं। और आप लोगों को एमसीक्यूज दिया होगा कि सिंप्लीफाई दिस रेशो टू लोवेस्ट टर्म, तो फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? 4 3 12 रेशो 1, 3:1। तो अगर आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, 4 1s are 3, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3:1। तो इसको हम कहते हैं लोवेस्ट टर्म्स रेशो। That is all common whole number factor on the top and bottom of the fraction have been cancelled out। और ये आप किन का कर सकते हो? जो आपको होल नंबर है तो उसको फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यूनिट रेट में डिनोमिनेटर 1 होना था, यहाँ पे 1 की जरूरत नहीं होती, बस लोवेस्ट के उससे फिर बाकी सिंप्लीफाई ना हो तो उसको हम लोवेस्ट टर्म रेशो कहते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास है वो है इक्विवेलेंट रेशो। तो इक्विवेलेंट रेशो किसे कहते हैं? 2 रेशो आर इक्विवेलेंट रेशो इफ व्हेन रिड्यूस्ड टू लोवेस्ट टर्म दे आर आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 10:2, और एक और रेशो है वो है 5:1। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। सही है, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये भी 5/1 आ जाएगा। अब ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं, तो इस तरह के रेशो को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशो। तो एमसीक्यूज आएंगे, आपको 2 रेशो दिए होंगे और कहेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट है। फिर आपने मौजूदा रेशो को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि ये जो 2 रेशो को आपस में कंपेयर किया गया है, आया ये रिड्यूस हो सकती है। जब आप इसको लोवेस्ट टर्म तक रिड्यूस कर लो उसके बाद फिर आपने कंपैरिजन चेक करनी है। तो इस तरह की एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने अपना माइंड क्लियर करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और आने वाले स्लाइड में भी एक एग्जाम्पल है, तो आप लोगों का ये जो है क्लियर हो जाएगा स्लाइड के। अकॉर्डिंग टू WOU वेबसाइट as of 2023, the total enrollment of listed as 3,752 students and student to faculty ratio is listed as 13:1. You want to know how many faculty there are at WOU। अब WOU एक वेबसाइट है, वो कहते हैं कि हर 13 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए। अब अगर 13 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए, आप कितने 3752 स्टूडेंट्स न्यू आए या इतने स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन रेशो को कंपेयर करते हैं और आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास ये क्या आया 288.6। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3752 स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए टीचर 288.6। तो 0.6 तो कोई वैल्यू नहीं लगता क्योंकि 0.6 ह्यूमन कहाँ से आएगा, तो उसको फिर आप क्या करोगे
उसको फिर हम इसको 9, तो 289 हमारे पास क्या है, 3752 स्टूडेंट्स के लिए 289 टीचर्स की नीड होगी। तो ये क्या है, आप लोगों ने इस तरह रेशो को कंपेयर करना होगा। ये कंपैरिजन आप लोग एमसीक्यूज के लिए सीख लें। इस तरह के स्टेटमेंट फॉर्म में इस सब्जेक्ट में एमसीक्यूज आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे देख ले, कहते हैं कि 3:1 स्टूडेंट टू फैकल्टी, 13 स्टूडेंट्स है उसके लिए एक फैकल्टी। अगर इतने स्टूडेंट्स हो गए तो फैकल्टी कितने होंगे, तो ये आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे देख ले, इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोगों को ये चीज़ बताई जा रही है कि आपके पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि द डायरेक्टर ऑफ एन एनिमल शेल्टर इज राइटिंग अ न्यू शेल्टर अबाउट द करंट ऑपरेशंस at the shelter. In the animal shelter there are 18 dogs and 24 cats. In her shelter, new shelter, she want to list the ratio of cat to dog in easy to understand way. देखो, कहते हैं कि न्यू शेल्टर उसके पास है, वहाँ पे उसके पास डॉग्स और कैट्स हैं। वो कहते हैं कि डॉग्स के हिसाब से अगर हमारे पास 18 डॉग्स हैं तो कैट कितने हैं, कैट हमारे पास हैं 24। अब वो कहते हैं इसको आप और सिंप्लीफाई कर ले, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 24 को मैं डिवाइड करूंगा 18 पे, अगर 6 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 3 आर 18, ये 3 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। तो क्या मतलब, ये मतलब है कि 24 कैट के लिए अगर 18 डॉग्स हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास 4 कैट्स के मुकाबले में कितने डॉग्स हैं, 3 डॉग्स हैं। 4 कैट के मुकाबले में 3 डॉग्स हैं, 8 कैट के मुकाबले में 6 डॉग्स, इस तरह 12 कैट के मुकाबले में हमारे पास 9, इस तरह बढ़ाते जाए तो वही रेशो 24/18 आता है। लेकिन इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो दोनों को 6 पे डिवाइड करूंगा, 18 को 6 पे डिवाइड करो 3 आता है, 24 को 6 पे डिवाइड करो 4 आता है, तो 4:3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज वैल्यू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इन वैल्यूज के लिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप अपने माइंड को अभी से क्लियर कर लें, इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। और लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का, 2 इंपॉर्टेंट जो है ना रियल वर्ड रेशियो इन्होंने दिए हैं कि अगर हम LDL कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो लेवल बिलो 100 mg वो नॉर्मल है, और HDL की अगर हम बात करें हाई डेंसिटी लिपो जो हमारे पास प्रोटीन है कोलेस्ट्रॉल है वो 45 या इससे एबव होना चाहिए, सही है। तो ये अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे पास 155 आता है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल रेशो अगर हमारे पास टोटल कोलेस्ट्रॉल रेशो है तो इसमें हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितने होने चाहिए या कितने हैं। ये HDL और LDL ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो अगर इन दोनों को मिला दूँ तो मेरे बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल 155 है। अगर इनका हम मैं रेशो चेक कर ले तो टोटल 155 है, इसमें अगर HDL हम 45 ले लें तो HDL की टोटल मिकदार कितनी है 3.44। मतलब ये है कि मेरे बॉडी में और टोटल कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में 3.44 अगर HDL है तो ये नॉर्मल वैल्यू है। तो HDL 3.44 या इससे आपके पास कितनी होनी चाहिए, इससे आपके पास कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप HDL को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू की कीमत आपके पास कम होगी। अब यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में भी दिया है कि सिंस HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल। एक तो ये आपको बता दूँ, आप आगे भी पढ़ोगे कि HDL जो है ना हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये बेनिफिट और गुड कोलेस्ट्रॉल है, सही है। तो लो कोलेस्ट्रॉल रेशो जो है वो क्या इंडिकेट करता है, बेटर हेल्थ और लोअर हार्ट अटैक रिस्क। जब आपके पास ये वैल्यू कम आ जाए, अब ये वैल्यू कम कब आएगी, जब आपके पास HDL बढ़ेगा, और HDL तो आपके पास अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं, तो जब HDL बढ़ता है तो उसका रेशो कम हो जाता है,
और टोटल के मुकाबले में जो इसकी वैल्यू है ये कम हो जाएगी, क्योंकि 155 अगर 45 पे डिवाइड होते हैं तो ये वैल्यू आते हैं। अगर इसी 155 को मैं डिवाइड करूं 55 पे तो ये वैल्यू और भी कम होगी। तो ये आपको क्या कहते हैं, ये आपको ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास HDL कोलेस्ट्रॉल की जो रेशो है एज कंपेयर टू ओवरऑल, जब ये जितनी भी कम होती है तो उतना एक पर्सन के लिए बेहतर होता है। सही है। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के जरिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन प्रेस किया हो। हमारे चैनल के लिहाज से या हम जितने लेक्चर्स वगैरह पढ़ाते हैं इसके हिसाब से अगर आपके जहन में कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट के ज़रिए आप हमें देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।